हेलो एवरीवन। ये क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ये चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले 2 मिनट का बेसिक बैकग्राउंड कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ये चैप्टर किस तरीका, ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखो ऐसा है ना कि जैसे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स जब पढ़ते थे तो पूरा एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड खत्म होने के बाद एक एंटरप्राइज को हमेशा जानने में इंटरेस्ट रहेगा कि फाइनली जो पिछला साल गया, जो पिछला पीरियड गया, उसमें उसका परफॉर्मेंस क्या था और एज ऑन डेट वो किस पोजीशन में खड़ा है। तो जैसा कि एक फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर में लोग पीएल अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, ये दर्शाते हुए कि फाइनली उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या था एंड फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या था। सिमिलरली एग्जैक्ट वही सेम काम हम लोग करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में। यानी पूरा पीरियड खत्म होने के बाद लास्ट में हमारा कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे भी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा ताकि उसको आइडिया लगे कि एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनली वो कितना कमाया या कितना खोया फॉर द टाइम पीरियड। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को बहुत सारा लेजर अकाउंट बनाना पड़ता है। तो पहले जानते हैं वो लेजर अकाउंट क्या क्या है, उसका नेचर क्या है, फिर बहुत सारा स्कीम ऑफ बहुत सारा जर्नलिटीज है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले एक और सिंपल बेसिक बैकग्राउंड के साथ। देखो एक और इमेजिन करो बैलेंस शीट जो बचपन में हम लोग टी फॉर्म का बनाते थे। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हो गया, ये असेट साइड हो गया। लाइबिलिटी साइड में हम लोग का क्या बनेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, रिजर्व, करेंट लाइबिलिटी, ये सब कुछ। असेट साइड में क्या आने वाला है, फिक्स असेट, इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट असेट जिसके अंदर में स्टॉक रहेगा या वैसे बोलते हैं और डेटर रहेगा, कैश एंड बैंक रहेगा, स्टॉक रहेगा। और स्टॉक भी रहेगा 3 तरीका का, एक रहेगा रॉ मटेरियल स्टॉक, एक रहेगा WIP, एक रहेगा FG। ठीक, तो बैलेंस शीट मोटा मोटी दिखने में ऐसा लगता है और ये फाइनेंशियल अकाउंट्स का बैलेंस शीट है जहां पे हर एक जितना भी हम लोग आइटम का नाम लिखे, हर एक आइटम का पहले हम लोग लेजर प्रिपेयर करते थे, उसको ट्रायल बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड करते थे। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद वाइजर ट्रेडिंग पीएल या बैलेंस शीट में पहुंचता था। करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन उठता है क्या कॉस्ट अकाउंट के अंदर में भी सारा का सारा लेजर बनेगा? आंसर है नहीं, नहीं बनेगा। तो अब अगला क्वेश्चन उठता है कॉस्ट अकाउंट में क्या बनेगा? मेन 4 अकाउंट, पूरा का पूरा बैलेंस शीट रिप्रेजेंट होगा 4 अकाउंट से। आप लोग बोलेंगे कौन सा? पहला रॉ मटेरियल का एक अलग अकाउंट बनेगा जहां पे हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे कि रॉ मटेरियल स्टॉक में ड्यूरिंग द ईयर क्या मूवमेंट हुआ, कितना आया, कितना इशू हुआ, ये सब कुछ। नेक्स्ट हमारा WIP का अकाउंट बनेगा और तीसरा हमारा FG का अकाउंट बनेगा। तो जो स्टॉक 3 तरीका का था, रॉ मटेरियल, WIP, FG, ये तीनों का अलग अलग अकाउंट बनेगा। इसके अलावा बैलेंस शीट में जितना भी आइटम बच गया, इसके अलावा बैलेंस शीट में और जितना भी आइटम बच गया वो सारे के सारे आइटम को एक सिंगल अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा जिसका नाम क्या रहेगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एक और नाम रहेगा नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये अगर बाई चांस कोई पूछे GLA मतलब क्या, GLA क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बैलेंस शीट के हर एक रियल एंड पर्सनल अकाउंट को एक्सेप्ट स्टॉक। तो देखो स्टॉक के अलावा ये 3 स्टॉक के अलावा बाकी जितना भी आइटम है सबको कौन रिप्रेजेंट करेगा? सिंगल अकाउंट, इसका नाम क्या रहेगा? GLA, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। डन। कब? जब हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट फॉलो कर रहे हैं तब। नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब क्या? इंटीग्रेट मत कर, इसको मत कर, फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स को अलग रख, इंटीग्रेट मत कर। उस समय हम लोग का क्या बन रहा है? ये सारा अकाउंट का नाम GLA, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डन। नेक्स्ट, अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है जो रॉ मटेरियल, WIP, FG और GLA है, इसका कौन सा बैलेंस रहेगा? क्या डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस कौन सा रहेगा? तो देखो ऐसा है, रॉ मटेरियल, WIP, FG, सिंस ये तीनों असेट साइड में दिख रहा है, ऑब्वियस सा बात है तीनों का क्या रहेगा? डेबिट बैलेंस। सारा असेट का डेबिट बैलेंस होता है। और जो हमारा GLA है उसका हमेशा क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। कारण क्या?
इवेंचुअली रियलाइज करो बैलेंस शीट में कुल मिला के 4 ही आइटम आया। रॉ मटेरियल स्टॉक आया, डब्ल्यूआईपी स्टॉक आया, एफजी स्टॉक आया, तो ये आया असेट साइड में, और बाकी सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है जीएलए। तो भैया अगर बैलेंस शीट को मैच होना है, जीएलए हमारा यहां पर आएगा, और अगर यहां पे मतलब लाइबिलिटी साइड में इसका क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। एक बेसिक बात, क्या मेन लेजर अकाउंट बनेगा, रॉ मटेरियल, इसका एक और नाम है स्टोर्स लेजर कंट्रोल, अगला डब्ल्यूआईपी, अगला एफजी, और लास्ट में बाकी सबको कौन रिप्रेजेंट करने वाला है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डन। तो एक बार जरा देखें, तो देखो मेरा पहला अकाउंट का नाम है स्टोर्स लेजर कंट्रोल या फिर मटेरियल कंट्रोल, अगले वाले का नाम है डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, तीसरे वाले का है एफजी कंट्रोल, फोर्थ वाले का है जनरल लेजर एडजस्टमेंट या नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ठीक, पहला तीनों का हमेशा क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस, इसका क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। ठीक, अब एक है ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अब देखो इसमें ना बहुत सारा हम स्टार मारे हैं, बहुत सितारा मारे हैं, कारण क्या, अब ओवरहेड अकाउंट ऐसा है, हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर में, कि ओवरहेड अकाउंट में दो चीज आता है, पहला कितना कस्टमर से रिकवर किए, अगला कितना खर्चा किए। अब जितना रिकवर किया और जितना खर्चा किए कभी वो एग्जैक्ट मैच नहीं करता, तो अगर एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा तो इधर अंडर या ओवर रिकवरी आ जाएगा। अब अंडर रिकवरी रही या ओवर रिकवरी, अंडर रिकवरी रही या ओवर रिकवरी, इसका 2-3 ट्रीटमेंट हो सकता है। पहला, जो भी अंडर या ओवर रिकवरी आया उसको उसी साल कॉस्टिंग पीरियड में ट्रांसफर कर दिए। अगर उसी साल कॉस्टिंग पीरियड में ट्रांसफर कर दिए तो अकाउंट उसी साल खत्म हो जाएगा। या अगला ट्रीटमेंट है, उसके बैलेंस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टू नेक्स्ट ईयर। अगर उसके बैलेंस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो भाई अगर कैरी फॉरवर्ड करें तो ऑब्वियस सा बात है वो कहां का पार्ट बनेगा, बैलेंस शीट का। यानी उस समय उसका भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा, कौन सा, वो डिपेंड करता है अंडर या ओवर रिकवरी, वो आप लोगों को क्लियर कट बताएगा डेबिट है या क्रेडिट बैलेंस। यानी 4 का तो पक्का ओपनिंग बैलेंस रहेगा ही रहेगा, मटीरियल, डब्ल्यूआईपी, एफजी, जीएलए। अगला ओवरहेड कंट्रोल का हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जनरली हम लोग उसी साल कॉस्टिंग पीरियड में राइट ऑफ करके खत्म करते हैं, पर कोई कोई क्वेश्चन जहां पे ट्रायल बैलेंस पे ओपनिंग बैलेंस आया, इसका मतलब ये कंपनी का पॉलिसी है बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना, तो हम लोग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू नेक्स्ट ईयर। डन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा स्कीम ऑफ जनरल एंट्रीज। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्टोर्स लेजर कंट्रोल में क्या क्या एंट्रीज या क्या क्या ट्रांजैक्शंस हम लोग को रिकॉर्ड करना है। चलो हमारा पहला जो सुपर इंपॉर्टेंट अकाउंट है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। पहला बात, अगर हम लोग अगर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को देखें तो देखो ऐसा है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल के अंदर में पहला बात आप लोगों को जो समझना है, ये मटेरियल का अकाउंट है, और अगर ये मटेरियल का अकाउंट है तो ऑब्वियस सा बात है इसमें कुछ ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जरूर रहेगा, और अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जरूर कुछ ना कुछ रहेगा तो क्वेश्चन उठता है उसका कौन सा बैलेंस रहेगा, मटेरियल हो या डब्ल्यूआईपी है एफजी, हमेशा कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट। तो इसका शुरुआत हम लोग हमेशा किससे करेंगे, ओपनिंग बैलेंस के साथ। सिंस डेबिट बैलेंस है इसीलिए हम लोग कहां लिखे, डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी। डन। अब ये अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, स्टोर्स डिपार्टमेंट। इसमें क्या रिकॉर्ड करेगा, जब इधर मटेरियल आएगा या मटेरियल जाएगा। जब मटेरियल आएगा तो ऑब्वियस बात है बैलेंस बढ़ेगा, डेबिट में लिख देंगे। जब मटेरियल जाएगा तो बैलेंस गिरेगा, क्रेडिट में लिख देंगे। लास्ट में क्या बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा। तो एकदम सिंपल बात है। अब हमारा क्वेश्चन उठता है स्कीम ऑफ एंट्रीज क्या है, फटाफट देखते हैं। पहला, जैसे ही मटेरियल परचेज करेंगे तो देखो भैया स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मटेरियल आ रहा है, स्टोर्स बैलेंस बढ़ा। अब इधर कैश परचेज हुआ तो टू कैश, अगर क्रेडिट परचेज हुआ तो टू क्रेडिटर। अब कैश हो या क्रेडिटर, ध्यान देना हम बताया था, कैश हो या क्रेडिटर दोनों को रिप्रेजेंट कौन करता है, जीएलए। एंट्री क्या होगा, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए, तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल में आ गया टू जीएलए। परचेज का, अब वही अगर बाई चांस हम लोग बाद में परचेज रिटर्न कर दे, जो परचेज किए मान लो उसमें कुछ अच्छा नहीं लगा या एक्सेस आ गया, हम लोग लौटा रहे हैं, तो जब परचेज किए तो एसएलसी में टू जीएलए था,
ये दुनिया में सारा रिटर्न का एंट्री ठीक उल्टा होता है। तो एसएलसी में 2 GLA था, एसएलसी में क्या आ जाएगा बाई GLA। तो एंट्री क्या बनेगा GLA टू एसएलसी, यहां पे क्या आएगा बाई GLA, क्या चीज का परचेज रिटर्न का। चलो मेरा मटेरियल आ गया, यानी ओपनिंग स्टॉक था इतना और परचेज कर लिए, मेरा टोटल स्टॉक हो गया, मेरा टोटल स्टॉक हो गया। अब ये टोटल स्टॉक में मुझे क्या करना है, मटेरियल को इशू करना है। अब अगर अगला क्वेश्चन उठता है मटेरियल कहां जाएगा, 4 जगह। बोल रहे कौन सा, पहला जब मटेरियल को इशू करेंगे तो मटेरियल रहेगा 2 तरह का, एक रहेगा डायरेक्ट नेचर का, एक रहेगा इनडायरेक्ट। तुम लोग डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जो सीधा फिनिश गुड्स बनाने में लगता है। तो देखो भैया, जो मटेरियल फिनिश गुड्स सीधा बनाने में लगेगा तो वो मटेरियल जैसे ही वहां से निकलेगा तो मटेरियल कम होगा, मतलब लिखना तो क्रेडिट में है। पर अब क्वेश्चन उठता है क्या बोल के लिखना है। अब ये बात सुनना, जब डायरेक्ट नेचर का मटेरियल जाएगा, जब डायरेक्ट नेचर का मटेरियल जाएगा तो वो फिनिश गुड्स बनने जा रहा है। पर ध्यान देना, रॉ मटेरियल सीधा फिनिश गुड्स नहीं बनता, उसके पहले वो WIP स्टेज में जाता है। तो अब मेरा एक बात, कुछ गोल्डन वर्ड्स, जैसे ही चैप्टर में वर्ड्स होने का डायरेक्ट, जैसे ही चैप्टर में वर्ड्स होने का डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब क्या, वो फिनिश गुड्स बनने जा रहा है, पर रॉ मटेरियल से सीधा एफजी तो बनेगा नहीं, वो बनेगा बाय WIP। तो लोग ट्रांसफर कहां करेंगे, WIP में। तो जैसे ही शब्द आएगा डायरेक्ट, माइंड में क्या आना चाहिए, WIP। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल जो इशू हो रहा है, तो देखो मटेरियल तो हो गया कम, एसएलसी क्रेडिट कहां जा रहा है, WIP कंट्रोल। तो क्या लिखेंगे, बाय WIP कंट्रोल। ठीक। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, अगर बाई चांस कोई इनडायरेक्ट मटेरियल है, एक चैप्टर ओवरहेड पढ़े थे जहां पे हम लोग डिस्कस किए थे, जैसी वर्ड आएगा इनडायरेक्ट, जैसी वर्ड आएगा इनडायरेक्ट, माइंड में पता है क्या आना चाहिए, ओवरहेड, क्योंकि सारा इनडायरेक्ट खर्चा क्या होता है, ओवरहेड। जैसी वर्ड इनडायरेक्ट आएगा माइंड में आना चाहिए ओवरहेड। तो भैया मटेरियल को इशू किए तो बैलेंस हो गया कम, तो क्रेडिट में लिखना है। अब ये डायरेक्ट नेचर का है तो एफजी बनने जा रहा है, पर WIP के द्वारा। अगर ये इनडायरेक्ट नेचर का है मतलब ये ओवरहेड है, तुम लोग इसको कहां लिखेंगे, बाय ओवरहेड। क्वेश्चन उठता है कौन सा ओवरहेड। अगर फैक्ट्री में जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल तो फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर हेड ऑफिस में जाएगा तो बाय ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। मार्केटिंग ले जाएगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो बाय ओवरहेड वो डिपेंड करता है कौन सा तरह का ओवरहेड में वो जाने वाला है। डन, साल खत्म। अब जैसे ही साल खत्म हुआ हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ओपनिंग बैलेंस कितना था और कितना परचेज किए, ऐड किए, कहां कहां पे इशू कर दिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट परचेज रिटर्न, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आएगा। मान लो मेरे हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं 20, आना चाहिए 20। अब साल के एंड में ऑडिटर पहुंचेगा और जाकर फिजिकली स्टॉक गिनेगा, क्या सही में 20 है या उससे ज्यादा है या कम। मोस्ट प्रैक्टिकल सिनेरियो में आप लोग को एग्जैक्ट वो बैलेंस मैच नहीं करेगा, तुम लोग ज्यादा मिल जाएगा, नहीं, हमेशा कम रहेगा। अब अगर मान लो कम है 15, तो भैया मेरे पास स्टॉक अगर 15 है तो 20 लिखने का अधिकार तो मेरे पास नहीं है, हम लिखेंगे 15, तो बाकी 5 कहीं और चला गया। अब अगला क्वेश्चन उठता है, जब वो गया है कहीं और तो लिखना क्रेडिट में है, पर क्वेश्चन उठता है कहां क्या बोल के क्रेडिट में लिखे, ये हुआ तो शॉर्टेज है या लॉस। अब ये जानने का कोशिश करिए नॉर्मल लॉस है या अबनॉर्मल। तीसरा बात, अगर बाई चांस मेरा अबनॉर्मल वर्ड आएगा, अगर बाई चांस मेरा अबनॉर्मल लॉस आएगा, हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्टिंग PL। तो कहां ट्रांसफर कर देंगे, बाय कॉस्टिंग PL। और वही अगर हम लोग बाई चांस इसको नॉर्मल लॉस का माने, तो ध्यान देना नॉर्मल लॉस को हमेशा कौन रिकवर करता है, गुड यूनिट। और अगर रिकवर करने वाला है गुड यूनिट, तो गुड यूनिट का कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन उठता है कैसे। अब अगर बाई चांस यहां पे क्वांटिटी रेट वैल्यू रहता तो हम लोग रेट बढ़ा देते, जैसा प्रोसेस कॉस्टिंग में करते थे। और सिंस यहां पे ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हम लोग इस पूरे नॉर्मल लॉस को लेकर जाएंगे और एब्जॉर्ब कराएंगे गुड यूनिट में, यानी गुड यूनिट के कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है गुड यूनिट के कॉस्ट में कहां जोड़ेंगे, सिंस नॉर्मल लॉस हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इस फिनिश गुड्स में कितना लगा वो इनडायरेक्ट है, हम लोग कहां लेकर जाएंगे, ओवरहेड में। क्वेश्चन उठता है कौन सा ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। क्यों, नॉर्मल लॉस फैक्ट्री में हुआ था। तो अगला वर्ड नॉर्मल आएगा, तो
तुम लोग इसको कहां लेकर चले जाएंगे? फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। डन। तो एक बार वापस से रिपीट करते हैं। सोर्स लेजर कंट्रोल का शुरुआत की सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस के साथ। जब परचेज किए रॉ मटेरियल डेबिट होगा टू कैश हो या क्रेडिटर, उसकी जगह जीएलए। परचेज रिटर्न ठीक उल्टा। उसके 4 गोल्डन वर्ड। जैसी वर्ड आएगा डायरेक्ट, माइंड में आएगा डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर कर दे। जैसी वर्ड आएगा इनडायरेक्ट, माइंड में आएगा ओवरहेड, ओवरहेड में ट्रांसफर कर दे। साल के एंड में देखा अगर नॉर्मल लॉस है तो रिकवर करेगा गुड यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड। और अब नॉर्मल लॉस है कहां चला जाएगा? कॉस्टिंग पीएल। साल खत्म, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो यह था हमारा पहला अकाउंट, सोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। डन। अब जरा देखते हैं हमारा दूसरा अकाउंट क्या बनेगा। हमारा दूसरा अकाउंट क्या रहेगा? वेजेस कंट्रोल अकाउंट। अगर आप लोग रियलाइज करेंगे ना तो हर अकाउंट में पता है क्या होने वाला है? डेबिट साइड में जितना खर्चा लगा, क्रेडिट साइड में उस कॉस्ट को कहां कहां के लिए जितना लगा वहां ट्रांसफर करना है। तो जब वेजेस को खर्चा लगा यानी वेजेस को जब पे किए तो एंट्री क्या होगा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, या वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, या अगर आउटस्टैंडिंग रह गया वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये सबको रिप्रेजेंट कौन करता है? जीएलए। अब मान लो जितना वेजेस मेरा पे किए, मान लो आया, देखो वेजेस अकाउंट डेबिट टू जीएलए। मान लो वेजेस पे किया 1000 रुपया। अब ये 1000 में हम थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें डायरेक्ट नेचर का था 600, इनडायरेक्ट नेचर का था 300, कुछ आइडल टाइम था जिसमें नॉर्मल आइडल टाइम था 70 का, अब नॉर्मल आइडल टाइम था 30 का। तो देखो मेरा 1000 का हिसाब बैठ गया। अब जो मेरा डायरेक्ट वाला है वो ऑब्वियस सा बात है क्या बनाने में लग रहा है? फिनिश गुड्स और वाया डब्ल्यूआईपी। तुम लोग इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल। 600। जो इनडायरेक्ट वाला है वो कहां जाएगा? ओवरहेड में। अब अगला जैसी वर्ड आएगा अब नॉर्मल, जैसी शब्द आएगा अब नॉर्मल, माइंड में क्या आना चाहिए? बाय कॉस्टिंग पीएल। नेक्स्ट जैसी वर्ड नॉर्मल लॉस आएगा, नॉर्मल लॉस हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे? गुड यूनिट एब्जॉर्ब करेगा, कैसे? फैक्ट्री ओवरहेड में डाल के। डन। तो हमारा पहला था मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जो हो गया। हमारा अगला है वेजेस कंट्रोल अकाउंट जो भी हम लोग जस्ट कंप्लीट किए। तो वेजेस में टू बैंक यानी जो जीएलए, क्रेडिट साइड में क्या आया, कहां कहां ट्रांसफर करना है। डन। सेकंड अकाउंट। तीसरा अकाउंट हमारा क्या चीज का बनने वाला है? डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट। वापस से डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में पहले पे करेंगे बाद में ट्रांसफर। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में जब पे करेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखेंगे टू बैंक या जीएलए, डायरेक्ट एक्सपेंस में टू जीएलए। और अगला देखो वर्ड है पूरा का पूरा डायरेक्ट, अगला पूरा का पूरा वर्ड है डायरेक्ट। जैसे वर्ड डायरेक्ट आएगा मेरे माइंड में क्या आना चाहिए? डब्ल्यूआईपी। तो कहां ट्रांसफर कर देंगे? बाय डब्ल्यूआईपी। तो डब्ल्यूआईपी डायरेक्ट एक्सपेंस। डन। तो देखो मटेरियल हो या वेजेस हो या डायरेक्ट एक्सपेंस, डेबिट साइड में पे किए टू जीएलए टू जीएलए टू जीएलए, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किए, 4 जगह ट्रांसफर होता है। डायरेक्ट आता ही डब्ल्यूआईपी, इनडायरेक्ट आते ही ओवरहेड, नॉर्मल आते ही फैक्ट्री ओवरहेड, अब नॉर्मल आते ही कॉस्टिंग पीएल। डन। नेक्स्ट हमारा फोर्थ अकाउंट। आप लोग देखेंगे ना ज्यादा कुछ है नहीं, बस खत्म इसी में। अब फोर्थ अकाउंट में लगातार क्या आने वाला है? 3 तरह का ओवरहेड। कौन सा है 3 तरह का ओवरहेड? पहला हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड, अगला हमारा ऑफिस ओवरहेड, तीसरा हमारा सेलिंग ओवरहेड, और उसके बाद उसका अंडर ओवर रिकवरी, लास्ट में ट्रांसफर एंट्री और सेल्स आ गया। बस हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। वेरी इजी। देखो सबसे पहला बात, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए हर अकाउंट में डेबिट साइड में हम लोग सबसे पहले पे करते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड को जब पे करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऑफिस ओवरहेड को पे करेंगे ऑफिस ओवरहेड टू बैंक,
सेलिंग ओवरहेड को पे करेंगे, सेलिंग ओवरहेड टू बैंक। पर ध्यान देना वर्ड बैंक नहीं रहेगा, बैंक की जगह क्या रहेगा, जीएलए। तुम लोग पहला क्या करने वाले हैं, फैक्ट्री ओवरहेड टू जीएलए, ऑफिस ओवरहेड टू जीएलए, सेलिंग ओवरहेड टू जीएलए, तीनों गया जीएलए में। अब ये तीनों ओवरहेड को मेरे को अलग अलग अकाउंट में जाके कस्टमर से रिकवर करना है। तो ध्यान देना, ओवरहेड जब इनकर करते हैं यानी पे करते हैं तो ओवरहेड टू बैंक, तो इनकर्ड या पेड, इनकर्ड या पेड, इनकर्ड या पेड, ओवरहेड टू बैंक या जेल। अब उसके अंदर को क्या करना है, ये सारे के सारे ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना है या फिर रिकवर करना है। उसके अंदर मेरे को सारे के सारे ओवरहेड को इधर एब्जॉर्ब करना है या रिकवर करना है। क्वेश्चन उठता है किसमें ट्रांसफर करके। अब देखो, अगर आप लोग स्टेज देखो किस तरीका से हमारा प्रोडक्शन होता है, तो पहले एक चीज रहता है रॉ मटेरियल स्टेज में, इसके बाद ये क्या बनता है, डब्ल्यूआईपी स्टेज। इसके बाद ये क्या रहता है, एफजी स्टेज में। उसके बाद इसको जब हम लोग उसके बाद हम लोग इसको बेचते हैं तो यह बेचने का टोटल कॉस्ट, और लास्ट में फाइनली सेल हो गया। यही तो रहता है, रॉ मटेरियल से डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी से एफजी, एफजी से उसको बेचने का कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल, फाइनली बेच दिया। ठीक, अब जो मेरा तीन तरह का ओवरहेड है वो तीन अलग अलग अकाउंट में जाएगा। क्वेश्चन उठता है कौन किस में जाएगा। तो देखो, रॉ मटेरियल स्टेज में कोई ओवरहेड नहीं लगता, खरीदे हैं और आगे ट्रांसफर किए हैं, ओवरहेड क्या लगना है। मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का कब लगेगा, फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट, ये हम लोग पढ़े थे। फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट, यानी कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, सॉरी, और रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मेरा फैक्ट्री ओवरहेड लगता है। यानी फैक्ट्री ओवरहेड कब लगेगा, जब वो डब्ल्यूआईपी स्टेज में रहेगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं, डब्ल्यूआईपी में। ठीक, अब एक बार डब्ल्यूआईपी में गया, काम खत्म। अब अगला क्वेश्चन उठता है हेड ऑफिस का खर्चा कब लगेगा, जब गुड्स फिनिश हो गया। उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, फिनिश हो जाने के बाद मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लगेगा, जो हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, एफजी कंट्रोल में। हो गया। अब उसके बाद बेचने का बारी आया, तो बेचने के लिए भैया मार्केटिंग करना पड़ेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां लगेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो अगर हम लोग रियलाइज करें, मेरा तीन तरह का ओवरहेड था, एकदम था। एक था फैक्ट्री ओवरहेड, एक था एडमिन ओवरहेड, एक था सेलिंग ओवरहेड। सबसे पहले पे किए तो ओवरहेड टू जीएलए, टू जीएलए, टू जीएलए। पर पे करने के बाद इसको अलग अलग जगह ट्रांसफर करना है। कहां पे, फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड कब लगेगा, जब डब्ल्यूआईपी स्टेज में है, तो कहां पे ट्रांसफर किए, डब्ल्यूआईपी टू फैक्ट्री ओवरहेड। हेड ऑफिस का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कब लगेगा, जब गुड्स फिनिश हो गया, तो कहां ट्रांसफर किए, एफजी के अंदर में, एफजी कंट्रोल टू ऑफिस ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा मेरा कब लगेगा, जब गुड्स को बेचना है, तो हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डन। अब अगला क्वेश्चन उठता है आप लोग के माइंड में आएगा कि मान लो खर्चा किए 50, तो क्या कस्टमर से रिकवर एग्जैक्ट 50 करेंगे, कभी नहीं। 40 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं, यानी अंडर या ओवर रिकवरी रहेगा। अब जो अंडर या ओवर रिकवरी रहेगा, जैसा कि हम कुछ देर पहले बताया था, वो आइदर उसी साल कॉस्टिंग पीरियड में डाल के खत्म कर, या बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर। तो नेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे ओवरहेड कंट्रोल में जो अंडर या ओवर रिकवरी रहेगा, वो आइदर कॉस्टिंग पीरियड में गया, या फिर ये है ऑल्टरनेटिव 1, या ऑप्शन 2 क्या है, कैरी फॉरवर्ड। डन। तो ये था हमारा फोर्थ अकाउंट। तो पहला मटेरियल, वेरी इजी। अगला हमारा वेजेस, वेरी इजी। डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी इजी। नेक्स्ट ये हम लोग कौन सा पढ़े, ओवरहेड का अकाउंट। तो तीन तरह का ओवरहेड। तो अगर आप लोग को अकाउंट फॉर्म बना के दिखाएं, हम बनाएं, यहां बनाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सबसे पहले ओवरहेड को पे करेंगे, ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक की जगह टू जीएलए। और जैसा कि हम लोगों को पता है, ये आया पेड वाला अमाउंट, पर उसे मेरे को इसको ट्रांसफर करना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कहां ट्रांसफर होगा,
जब गुड्स बन रहा है यानी WIP स्टेज। अगला ओवरहेड कहां जाएगा? जब गुड्स बन गया यानी FG स्टेज। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां जाएगा? जब बेचना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक, एक बात सुनो, कभी कभी एग्जाम के अंदर बोलेगा कि जो ऑफिस ओवरहेड है ना, मान लो 100 रुपया था, इन नेचर ऑफ प्रोडक्शन है 80 और इन नेचर ऑफ मार्केटिंग है 20। कभी कभी एग्जाम में बोलेगा। तो अगर बाई चांस ऐसा कुछ बोल दिया, इसका मतलब ऑफिस ओवरहेड नाम का ऑफिस ओवरहेड है, इसमें कुछ पोर्शन प्रोडक्शन नेचर का है यानी फैक्ट्री ओवरहेड नेचर का है, तो कहां जाना चाहिए? WIP में, तो बाय WIP 80। और अगर कुछ मार्केटिंग नेचर का है, वो कहां जाना चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल्स, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 20। अगर ऐसा सेग्रीगेशन एग्जाम में ना बोले तब तो FG है, अगर बोल दे तो WIP कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग रिस्पेक्टिवली लेकर जाएंगे। डन। तो इसी के साथ हमारा ओवरहेड वाला काम भी खत्म। और लास्ट में कुछ ट्रांसफर एंट्रीज है, क्या क्या है देखते हैं। देखो, ट्रांसफर एंट्रीज अब है सिंपल सिंपल। पहला ट्रांसफर एंट्री, रॉ मटेरियल से WIP में याद करो, जब डायरेक्ट नेचर का मटेरियल था वो ज्यादा था। अब एक बार WIP स्टेज में पहुंचा रॉ मटेरियल, अगला डायरेक्ट वेजेस लगा, अगला डायरेक्ट एक्सपेंस लगा, अगला फैक्ट्री ओवरहेड लगा, तो बहुत सारा गुड्स फिनिश हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो गुड्स फिनिश या प्रोड्यूस हुआ वो WIP से कहां चला जाएगा? FG में। तो एंट्री क्या होगा? FG आया, FG अकाउंट डेबिट टू WIP। तो आप लोग देखोगे गुड जो फिनिश हो गया, जो इधर बोलेगा फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड या फिर कंप्लीटेड, इसका एंट्री क्या आएगा? FG अकाउंट डेबिट टू WIP। FG आया WIP से निकल के। ठीक, नेक्स्ट बात, अब FG में साल के बिगनिंग में कुछ बैलेंस था, कुछ और बनकर आया है, कुछ साल के एंड में पड़ा रह गया, बाकी हम लोग बेचे हैं। तो जो बेचे हैं ना, तो वो FG से निकल के वो कहां चला जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल में। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितना गुड्स को हम लोग सेल किए उसके लिए खर्चा क्या लगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए एंट्री क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू FG। तो अगर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू FG, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, आखिरी बात, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में देखो जो FG बेचे वो भी आया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी आया। फाइनली दोनों मिला के जो टोटल कॉस्ट आया उसको हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे? कॉस्टिंग PL में। तो कॉस्टिंग PL अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल, मेरा डेबिट साइड में है टोटल कॉस्ट। तो अगर आप लोग यहां पे देखो तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस है ट्रांसफर किए कॉस्टिंग PL में, पूरा कॉस्ट पहुंच गया वहां पे। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? जो तो हम लोग सेल किए, जो सेल करते हैं उसका एंट्री क्या करते हैं? बाय सेल। अब सेल इधर कैश में होगा तो कैश, क्रेडिट में होगा तो डेटर। अब कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल, कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल, ध्यान देना वो इधर कैश या बैंक या डेटर बनता है, वो सबको कौन रिप्रेजेंट करता है? GLA। तो यह है सेल्स का एंट्री। तो ध्यान देना ये सेल के कॉस्ट जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस। अब प्रॉफिट रहे या लॉस वो इवेंचुअली हम लोग ट्रांसफर करते हैं रिजर्व में, जी ऐड करते हैं कैपिटल के साथ, और ये दोनों को रिप्रेजेंट कौन करता है? GLA। यानी आइदर प्रॉफिट हो या लॉस वो हम लोग इवेंचुअली कहां ट्रांसफर कर देंगे? टू GLA इन केस ऑफ प्रॉफिट, बाय GLA इन केस ऑफ लॉस। तो अगर आप लोग देखोगे सेल GLA में, GLA टू कॉस्टिंग PL, जो प्रॉफिट या लॉस आया कहां ट्रांसफर कर देंगे? GLA में। डन। तो ये था ऑल अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक, एक काम करते हैं, एक बार जल्दी से हम लोग इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है वो जान लेते हैं। पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले 2 मिनट में। क्या हुआ? रॉ मटेरियल WIP FG GLA, ये 4 का ओपनिंग बैलेंस, पहला तीनों का डेबिट, फोर्थ वाले का क्रेडिट, उसके साथ शुरुआत की है। रॉ मटेरियल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रॉ मटेरियल को परचेज, तो SLC टू GLA, रिटर्न में बाय GLA। अब 4 गोल्डन वर्ड याद रखना है, जब इशू करेंगे डायरेक्ट जैसे आएगा WIP, जैसे बढ़ेगा इनडायरेक्ट ओवरहेड, जब कोई नॉर्मल लॉस आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, अब नॉर्मल लॉस आएगा कॉस्टिंग PL,
आज जो वेजेस अकाउंट बनाएंगे, ध्यान देना, वेजेस को सबसे पहले पे करेंगे तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक यानी टू जीएलए। जो डायरेक्ट नेचर का है वो बाय डब्ल्यूआईपी, इनडायरेक्ट नेचर का बाय फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस को पे करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब ट्रांसफर करेंगे पूरा डायरेक्ट है यानी कहां जाएगा, डब्ल्यूआईपी। तो बड़ा इजी है। फोर्थ हमारा 3 तरह का ओवरहेड। जब पे करेंगे ओवरहेड टू बैंक, टू बैंक टू बैंक यानी जीएलए जीएलए जीएलए। फैक्ट्री ओवरहेड कहां जाएगा, जब काम चल रहा है यानी डब्ल्यूआईपी। एडमिन ओवरहेड कहां जाएगा, जब काम हो गया मतलब एफजी। सेलिंग ओवरहेड कहां जाएगा, जब गुड्स को बेचने का टाइम आएगा यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो भी डिफरेंस आया ओवरहेड अकाउंट में वो इधर अंडर या ओवर रिकवरी रहेगा, कहां ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्टिंग पीएल। ठीक, 3 ट्रांसफर एंट्री। रॉ मटेरियल से डब्ल्यूआईपी गया था डायरेक्ट मटेरियल। अब जब गुड्स कंप्लीट होगा तो डब्ल्यूआईपी से निकल के एफजी टू गुड्स फिनिश्ड या प्रोड्यूस्ड, एफजी टू डब्ल्यूआईपी। जब गुड्स को बेचेंगे तो एफजी कम होके बिकने जा रहा है तो कॉस्ट ऑफ सेल टू एफजी। फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल के बैलेंस को हम लोग कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करेंगे, कॉस्टिंग पीएल टू कॉस्ट ऑफ सेल। लास्ट में सेल, जब सेल करेंगे कॉस्टिंग पीएल में क्रेडिट में लिख देंगे बाई जीएलए। प्रॉफिट या लॉस आया ट्रांसफर कर देंगे जीएलए। डन। ये था हमारा इंटीग्रेटेड, सॉरी, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स अगर बाई चांस आया तो उसमें क्या डिफरेंस रहेगा। देखो, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के अंदर में क्या डिफरेंस रहेगा। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के अंदर में फाइनेंशियल और कॉस्टिंग के अकाउंट्स को इंटीग्रेट करते हैं, मर्ज करते हैं। और अगर दोनों के की लेजर्स को मर्ज कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है उस सिचुएशन में दोनों का अकाउंट बनेगा। अब देखो, कॉस्ट के अंदर में जो मेन लेजर अकाउंट था वो क्या था, रॉ मटेरियल, कैसे बोलते हैं, स्टोर्स लेजर कंट्रोल, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, एफजी कंट्रोल। ठीक, और जीएलए जो क्या था वो बाकी सारे के सारे अकाउंट को रिप्रेजेंट करता था, जैसे कि कैश या बैंक या शेयर कैपिटल या फिक्स एसेट या डिवेंचर या लोन या रिजर्व एंड सरप्लस, सब कुछ हो, या क्रेडिटर। अब जब फाइनेंशियल अकाउंट्स के अकाउंट को भी इसके साथ मर्ज करना है तो फाइनेंशियल अकाउंट में तो देखो अलग से बनता ही था, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, डेटर, कैश, क्रेडिटर, शेयर कैपिटल, ये सब। तब इस सिचुएशन में इंटीग्रेटेड के अंदर में जीएलए का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। यानी जहां जहां वर्ड जीएलए लिखते थे उस जीएलए को हम लोग उस रिस्पेक्टिव अकाउंट के नाम से पुकारेंगे। जब मटेरियल परचेज किए तो एसएलसी अकाउंट डेबिट टू जीएलए, नहीं, कैश गया तो टू कैश, क्रेडिट में परचेज किया तो टू क्रेडिटर। ठीक, जब वेजेस को पे करेंगे तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू जीएलए, नहीं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो यह आया पहला चेंज। पहला चेंज क्या आया, जीएलए को रिप्लेस कर देंगे किससे, विथ ऑल द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। चलो ठीक है, अगला चेंज, नेक्स्ट चेंज ये रहेगा, जब सेल का एंट्री करते थे, जब सेल का एंट्री क्या करते थे, तुम लोग क्या करते थे अभी तक, कॉस्टिंग पीएल में बाय जीएलए, यहां पर आया टू कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट या लॉस मिल गया जो जीएलए में ट्रांसफर कर दिए। ठीक, पर इंटीग्रेटेड के अंदर में हम लोग क्या करेंगे ना, जो कॉस्ट ऑफ सेल को कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करते थे ना, उस कॉस्ट ऑफ सेल को हम लोग कॉस्टिंग पीएल में नहीं, एक अलग अकाउंट बनेगा सेल, उसमें ट्रांसफर करेंगे। और सेल में आएगा बाय बैंक या बाय डेटर बोल के जितना कैश या क्रेडिट सेल हुआ। ये रहा सेल वैल्यू, ये रहा कॉस्ट, जो डिफरेंस आया वो आएगा प्रॉफिट या लॉस, जो हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएल में। दूसरा चेंज। तीसरा चेंज क्या आएगा, वर्ड यहां पे हम लोग कॉस्टिंग पीएल नहीं, यहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं सिर्फ पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस इंस्टेड ऑफ कॉस्टिंग पीएल। डन, बस इतना ही था हमारा इंटीग्रेटेड, बाकी सारा स्कीम ऑफ एंट्रीज क्या रहेगा, सेम। तो इसी के साथ हमारा नॉन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड होता है खत्म। आखिरी टॉपिक हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो क्या है, रिकंसिलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट। क्या है रिकंसिलेशन,
कैसे करना है फटाफट जानते हैं। देखो, दो सेट ऑफ अकाउंट, एक हुआ फाइनेंशियल, एक हुआ कॉस्टिंग। जब दोनों में हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ना, तो दोनों का प्रॉफिट सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। फाइनेंशियल का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप लोग को मेरे से ज्यादा आता है। जैसे बचपन में ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते थे, वैसे ही बनाएंगे। सारा का सारा खर्चा इनकम जो लिखता है लिखेंगे, मेरे को प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स मिल जाएगा। मेरे को प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स मिल जाएगा। अगला मेरे को कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग। अब जो प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग है, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट शीट बना के। और जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो ध्यान देना, मेरा पहला आइटम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो फाइनेंशियल में वही ले लेंगे अनलेस कुछ और दिया हुआ है। और डायरेक्ट वेजेस सेम ले लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस सेम ले लेंगे, प्राइस कॉस्ट सेम। अब फर्क आएगा, यहां पे जितना ओवरहेड का अमाउंट है वो सारा का सारा आता था जो एक्चुअल में इनकर किए, जो एक्चुअल में खर्चा हुआ। पर कॉस्ट शीट के अंदर में मेरा ओवरहेड कौन सा आता है, जो हम लोग कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब किया गया या रिकवर किया गया, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन। वो हमेशा दे देगा। और एक और बात, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी का कैलकुलेशन है, वो हम लोग हमेशा यहां पर करेंगे किसके बेसिस पे, कितना मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा था उसके बेसिस पे। यानी मान लो जब कॉस्ट शीट बनाएंगे, तो मान लो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है 5 लाख, कितने यूनिट को बनाने के लिए 25,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2,000। तो ये अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फाइनेंशियल वाला एफजी का स्टॉक का वैल्यू मत ले लेना, ये हम लोग हमेशा अलग से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो एक और मेरा कॉस्ट शीट बना प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग, एक और मेरा फाइनेंशियल का ट्रेडिंग पीएल बना प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल। तीसरा स्टेप में मुझे क्या बनाना है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट या रिकंसिलेशन अकाउंट। और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट या अकाउंट कैसे बनेगा, बस जान लेते हैं फटाफट। देखो, मान लो एग्जांपल है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग। ये अमाउंट कितना है, मेरे कॉस्ट शीट से मुझे मिल गया। हमें पहुंचना कहां पर है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल में। पहुंचना क्या है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल। अब क्वेश्चन उठता है, दोनों प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस क्यों आया, कुल मिला के कारण है 5। पहला, ये पहला कारण है। क्या है पहला कारण, कोई कोई इनकम ऐसा होता है जो खाली फाइनेंशियल में आएगा, कोई कोई खर्चा ऐसा होता है जो खाली फाइनेंशियल में आएगा, और कोई कोई अप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट खाली फाइनेंशियल में आएगा पर कॉस्ट में नहीं आता। तुम लोग एग्जांपल दीजिए, क्या क्या खर्चा है जो खाली फाइनेंशियल में आएगा। एग्जांपल, जितना भी अब नॉर्मल लॉस है, बैड डेट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, फाइनेंशियल नेचर का कोई भी एक्सपेंस हो गया जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब कुछ, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट हो गया। तो देखो, ये सारा का सारा खर्चा आया और फाइनेंशियल के प्रॉफिट को कम किया, कॉस्ट में नहीं आया, फाइनेंशियल में आके फाइनेंशियल के प्रॉफिट को कम किया। तो एक बात सोच, कॉस्ट में ये खर्चा नहीं आया, यानी कॉस्ट में प्रॉफिट ज्यादा है, पर फाइनेंशियल में आ गया जो फाइनेंशियल में प्रॉफिट कम है। तो कॉस्ट में प्रॉफिट ज्यादा है, फाइनेंशियल में कम है। ज्यादा से कम करना है, ज्यादा से कम करना है, क्या करेंगे, लेस। तो देखो यहां पे हम लोग क्या किए हैं, लेस। डन। अगला, कोई कोई इनकम ऐसा है जो खाली फाइनेंशियल के अंदर में आएगा, खाली फाइनेंशियल में आएगा। कोई कोई इनकम ऐसा है, जैसे एक एग्जांपल क्या, बैड डेट रिकवरी, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ। और देखो, जैसे ये सारा इनकम फाइनेंशियल में आएगा, वो फाइनेंशियल के प्रॉफिट को बढ़ाएगा, पर कॉस्ट में तो नहीं आया था। तो देखो, कॉस्ट के अंदर में प्रॉफिट कम है, कॉस्ट के अंदर में देखो प्रॉफिट कम है, पर फाइनेंशियल का प्रॉफिट को बढ़ा दिया। तो भाई कॉस्ट में कम है, फाइनेंशियल में ज्यादा है, कम से ज्यादा करना है, क्या करेंगे, ऐड। इसीलिए देखो यहां पर क्या हुआ है, ऐड। डन। नेक्स्ट, अगला, कुछ कुछ अप्रोप्रिएशन होता है जो खाली फाइनेंशियल में आता है, जैसे एग्जांपल क्या, डिविडेंड पेड, या ट्रांसफर टू रिजर्व। तो जैसे ये मेरा
अप्रोप्रिएशन खाली फाइनेंशियल में आएगा तो फाइनेंशियल के अल्टीमेट प्रॉफिट को कम कर देगा। अब फाइनेंशियल के प्रॉफिट को कम करेगा, देखो हम क्या मुझसे बोला, फाइनेंशियल के प्रॉफिट को कम कर देगा, फाइनेंशियल में कम कर देगा पर कॉस्ट में ज्यादा था, तो भाई ज्यादा से कम करना है, क्या करेंगे, लेस। यहां पे क्या कर रहे हैं, लेस। डन। ये था हमारा पहला आइटम। यानी कोई कोई चीज ऐसा रहेगा जो कहां पर आएगा, ओनली इन फाइनेंशियल, ओनली इन फाइनेंशियल। नेक्स्ट, सेकेंड कुछ आइटम ऐसा रहेगा जो कहां पर आएगा, ओनली इन कॉस्ट। तुम लोग रहेगा क्या, कोई भी नॉशनल कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंप्यूटेड कॉस्ट। जो नॉशनल कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंप्यूटेड कॉस्ट होता है, आप लोग को आइडिया होगा, फाइनेंशियल में इसका हम लोग कभी कोई एंट्री नहीं करते और कॉस्ट में इसका एंट्री होता है। तो अगर बाई चांस कॉस्ट में इसका एंट्री हो रहा है, ये कॉस्ट का, कॉस्ट में ये खर्चा आ रहा है, यानी मेरे कॉस्ट के प्रॉफिट को कम कर देगा। ये खर्चा कॉस्ट में आया तो कॉस्ट के प्रॉफिट को कम कर देगा। देखो हम तुरंत लिख रहे हैं, कॉस्ट के प्रॉफिट को कम कर देगा, पर फाइनेंशियल में ज्यादा रहेगा, पर फाइनेंशियल में ज्यादा रहेगा। तो भाई कम से ज्यादा करना है, क्या करेंगे, ऐड। देखो हम लोग यहां पर क्या किए हैं, ऐड। बड़ा इजी, बड़ा सिंपल टॉपिक है, आराम से नाम नेचर समझ के हम लोग अपने आप डिसाइड करेंगे कहां प्रॉफिट ज्यादा है, कम, ऊपर में कम है, नीचे ज्यादा, कम से ज्यादा करना है, ऐड कर, या वाइस वर्सा। ठीक, दूसरा कारण। तीसरा रीजन क्या रहेगा डिफरेंस आने का प्रॉफिट में, डिफरेंस इन मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तुम बोलेगा मतलब क्या, एक मिनट, अब देखो डेप्रिसिएशन जब फाइनेंशियल में कैलकुलेट करते हैं, दो मेथड है, आइदर एसएलएम या डब्ल्यूडीवी। अगर कॉस्ट में कैलकुलेट करते हैं तो आइदर एसएलएम लगाते हैं या डब्ल्यूडीवी लगाते हैं, या मशीन आर के बेसिस पे भी कैलकुलेट करते हैं। याद करो चैप्टर ओवरहेड मशीन आर रेट। तब हो सकता है दोनों के अंदर में डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग आ जाए। मान लो एग्जांपल के तौर पे फाइनेंशियल के अंदर में डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया है 50, कॉस्ट में आ गया 60। फाइनेंशियल में खर्चा है 50, कॉस्ट में है 60, यानी फाइनेंशियल में देखो खर्चा कम है। अगर फाइनेंशियल में खर्चा कम रहेगा तो फाइनेंशियल में प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, कॉस्ट में प्रॉफिट कम रहेगा, फाइनेंशियल में ज्यादा रहेगा। तो भाई कम से ज्यादा करना है, क्या करेंगे, ऐड। पर वही अगर मान लो उल्टा होता, ये 60 ये 50, तो फाइनेंशियल में खर्चा ज्यादा हो गया, यानी फाइनेंशियल में प्रॉफिट कम है, तो ज्यादा से कम करना है, क्या करते हैं, लेस। डन। तो ये था हमारा तीसरा कारण। फोर्थ कारण क्या रहेगा, अंडर या ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। इसका मतलब क्या, देखो अंडर रिकवरी का मतलब क्या होता है, रिकवर कम किए पर खर्चा ज्यादा लग गया, एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा लग गया, रिकवर कम किया। अंडर रिकवरी का मतलब क्या, रिकवर कम किए पर एक्चुअल खर्चा ज्यादा लग गया। अब अगला क्वेश्चन उठता है, एक्चुअल खर्चा जो ज्यादा लग गया वो किस में लगता है, फाइनेंशियल में। तो देखो फाइनेंशियल के अंदर में खर्चा ज्यादा लग गया, तो देखो जैसे ही फाइनेंशियल में खर्चा ज्यादा लगेगा तो ऑब्वियस सा बात है फाइनेंशियल में प्रॉफिट कम हो जाएगा। कॉस्ट में ज्यादा था पर फाइनेंशियल में कम हो जाएगा, तो ज्यादा से कम करना है, क्या करेंगे, लेस। तो लेस किए। ओवर रिकवरी में ठीक उल्टा, खर्चा कम लगा है, खर्चा कम लगा है, रिकवर ज्यादा हो गया। देखो खर्चा कम लगा है, ऑब्वियस सा बात है खर्चा कम लगा यानी फाइनेंशियल में प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, कॉस्ट में कम था, फाइनेंशियल में ज्यादा रहेगा। कम से ज्यादा करना है, क्या करेंगे, ऐड। ठीक, फोर्थ कारण। हमारा आखिरी रीजन है डिफरेंस इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब अगला तीनों है स्टॉक रिलेटेड आइटम। क्यों, देखो फाइनेंशियल में जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है तो आइदर लगाते हैं फीफो या लगाते हैं वेटेड एवरेज, और अगला लिखते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, हम लोग को पता है। और जब हम लोग कॉस्ट के अंदर में इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं तो आइदर लगाते हैं फीफो या लीफो या सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, कुछ भी लगा सकते हैं। और यहां पे कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर नहीं होता, यहां पे सीधा सीधा कॉस्ट पे होता है। तो अगर मान लो हम लोग फाइनेंशियल के अंदर में ये फॉलो कर रहे हैं और कॉस्ट में मान लो ये फॉलो कर रहे हैं, तब इन्वेंट्री का वैल्यू अलग हो जाएगा। और अगर इन्वेंट्री का वैल्यू अलग हो गया तो भाई इन्वेंट्री तो मेरा पीएल में जाता है,
अगर इन्वेंट्री का वैल्यू अलग हो गया तो प्रॉफिट भी अलग हो जाएगा। तो पांचवा कारण है प्रॉफिट अलग होने का। क्वेश्चन उठता है क्या प्लस माइनस होगा? एक सिंपल सा बात। फाइनेंशियल में देखो, एक बात तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, क्रेडिट साइड, इनकम साइड। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा रहता है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल में ज्यादा है, फाइनेंशियल में अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है यानी फाइनेंशियल में प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट में कम है, फाइनेंशियल में ज्यादा है, कम से ज्यादा है, क्या करेंगे? ऐड। और वही अगर मान लो फाइनेंशियल में क्लोजिंग स्टॉक कम है, फाइनेंशियल में क्लोजिंग स्टॉक कम है यानी फाइनेंशियल में प्रॉफिट कम रहेगा, कॉस्ट में ज्यादा है, फाइनेंशियल में कम रहेगा, ज्यादा से कम करना है, क्या करेंगे? लेस। और ये जो ट्रीटमेंट किए ओपनिंग स्टॉक के अंदर में, ये ट्रीटमेंट ठीक पलट जाएगा। अगर मान लो ओपनिंग स्टॉक फाइनेंशियल में कम है, फाइनेंशियल में ओपनिंग स्टॉक कम है, तो फाइनेंशियल में प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट में कम है, फाइनेंशियल में ज्यादा है, कम से ज्यादा करना है, क्या करेंगे? ऐड। उल्टा में क्या करेंगे? लेस। मुझे सीधा क्या मिलेगा? प्रॉफिट एज पर। तो अगर बाई चांस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने बोले तो ऐसा बनाएंगे, और वही अगर बाई चांस रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाने बोले तो एग्जैक्ट वही सेम काम करेंगे। शुरुआत की है प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग के साथ, पहुंचना है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल। ठीक। अब जो जो चीज फाइनेंशियल के प्रॉफिट को बढ़ाता, देखो जहां पहुंचना ना उसके भी पॉइंट से सोच। जो जो चीज फाइनेंशियल के प्रॉफिट को बढ़ाता सब क्रेडिट में लिख दे, जो जो फाइनेंशियल के प्रॉफिट को गिराता उसको डेबिट में लिख दे, फिर अपने आप काम हो जाएगा। यानी इवेंचुअली जहां पे पहुंचना है उसकी भी पॉइंट से सोचो। सीधा सीधा देखो, किस आइटम की वजह से फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो फाइनेंशियल के, ये फाइनेंशियल अकाउंट का पीएल हो गया, लास्ट में प्रॉफिट निकल रहा है इस पर फाइनेंशियल। तो जो जो आइटम की वजह से फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ेगा वो सब क्रेडिट में लिख दे। देखो जैसे इनकम जो खाली फाइनेंशियल में आया, या नॉशनल कॉस्ट जो कॉस्ट में खर्चा था पर फाइनेंशियल में नहीं है, इसी वजह से फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा है, यहां लिख दिए। और वही जो फाइनेंशियल के प्रॉफिट को गिराएगा वो सब डेबिट साइड में लिख देंगे। डन। चलो इसी के साथ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड चैप्टर का रिवीजन होता है खत्म। थैंक यू।